अब हम शुरू करते हैं बेसिस एंड डायमेंशन। इसके पहले कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी हुई हैं और उन चीज़ों को एक बार आप रिवाइज करके इस टॉपिक पे आएंगे। तो बेसिस एंड डायमेंशन शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं वो पता होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि एलआई सेट्स क्या होते हैं, और उसके पहले मैं बात कर चुका हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन, या इसके साथ मैंने स्पैनिंग सेट की भी बात करी है कि स्पैन क्या होता है। अगर ये दो चीज़ें आपको पता हैं तो आपको बेसिस और डायमेंशन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लेके समझाता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पे आऊँगा। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि किसी चीज़ को समझने के लिए पहले उसको ऊपर से एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, जैसे मैं एलआई की बात मैंने ऑलरेडी कर रखा था। जैसे मैंने आपको बोला कि 1,0 और 0,1 ये एक एलआई सेट है। क्यों? क्योंकि इसको आप इससे नहीं फॉर्म कर सकते या इसके मल्टीपल से इसको नहीं बना सकते। तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके पहले मैंने एक स्पैन की बात करी थी, जिसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, 1, कोई 0 अगर एक सेट है, अगर मैं इसका स्पैन बना लूँ या पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बना लूँ तो इसका स्पैन क्या आएगा? यानी पहला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे स्पैन में मतलब इसका मल्टीपल x कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? x, 0, यानी x क्या है? आपका रियल नंबर। इस बात का क्या मतलब है कि पहला एलिमेंट 0, 9, 0 कुछ भी हो सकता है क्योंकि x आपका रियल नंबर है। दूसरा एलिमेंट हमेशा 0 रहेगा। इस बात का क्या मतलब हो जाएगा? इस बात का मतलब हो जाएगा यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये आपका x, 0। यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा किस टाइप का होगा? x, 0 मीन्स x की वैल्यू 1 होगी तो 1, 0, x की वैल्यू 2 होगी तो 2, 0, x की वैल्यू 0 होगी तो 0, 0, x की वैल्यू -1 होगी तो -1, 0 एंड सो ऑन। यानी सारे जो x एक्सिस के पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि स्पैन ऑफ 1, 0 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? x एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं स्पैन ऑफ 0, 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे y एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगी कि स्पैन क्या होता है। सिमिलरली आपको ऑलरेडी पता है एलआई क्या होता है। अब देखो बेसिस बनने का क्या मतलब है? बेसिस बनने का मतलब है कि वो वेक्टर स्पेस को पूरा का पूरा जनरेट कर दे और उसका नंबर क्या हो? मिनिमम हो। ठीक है, तो बेसिस होने के लिए कोई सेट है, दो फॉर्मुलेशन उसके अंदर होनी चाहिए। कोई सेट S है, अभी मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं, पहले एक बार आप समझ लो। वेक्टर V ओवर S सपोज एक सेट है, इसके अंदर सपोज एक सबसेट है। ये बेसिस कब बनेगा? जब ये एलआई हो, और दूसरी बात कि ये एक जनरेटिंग सेट हो। अभी मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको। जनरेटिंग सेट होने का क्या मतलब है? सपोज इसके अंदर कुछ एलिमेंट है लाइक U1, U2 एंड सो ऑन U1, यानी इसके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बना लूं मैं, और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बने ये सारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को जनरेट कर सके। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 वो क्या हो? एलआई हो। तो मैं क्या बोलूंगा कि V ओवर F के लिए वो सेट क्या हो जाएगा? आपका बेसिस बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, एक फिर से आप इसको ध्यान से समझ लें कि वेक्टर V ओवर F के लिए एक उसका जो सबसेट है वो बेसिस कब बन जाएगा? जब इस बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं वो एलआई हो। दूसरी बात, यानी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इस बेसिस के जो एलिमेंट है इसका सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बना बना के मैं इसके सारे के सारे एलिमेंट जनरेट कर डालूं। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जो स्पैन है किसका? इस S का, इसका स्पैन S का क्या है? VI। इसका मतलब भी तो वही है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये LI हो और उसका स्पैन V को जनरेट करे। ठीक है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन पे प्रॉपर आऊंगा, फिर धीरे धीरे हम एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने बोला कि वेक्टर स्पेस V ओवर F आपका क्या है? R² ओवर R। R² ओवर R का मतलब XY प्लेन। अब मैंने बोला सेट S क्या है? 1, 0 और 0, 1, ये चीज है। अब एलआई वाली जो डेफिनेशन है आपको पता है ऑलरेडी, ये सेट एलआई होता ही होता है, मैट्रिक्स से आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात, इसका अगर मैं
स्पैन निकालना चाहूँ, स्पैन ऑफ एस क्या हो जाएगा, इन दोनों के पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी x इंटू 1,0 प्लस वाई इंटू 0,1। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x यहाँ पर 0 है तो x प्लस 0 y। अब x y में x भी रियल नंबर है आपका, y भी रियल नंबर है आपका, इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, यानी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, यानी ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका r²/r। इसका मतलब आप बोलोगे कि 1,0 और 0,1 ये li भी है और इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट भी कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, बेसिस है। सिमिलरली और भी बेसिस हो सकते हैं, एक सिंपल सा बेसिस हमने लिया। तो ये बेसिक एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जरा डेफिनेशन से देखते हैं कि ये चीजें चलती कैसे हैं आगे। तो जरा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट V/F be a vector space and S be any subset of V। तो क्या कंडीशन होगी कि S बेसिस बन जाए, देन S is said to be basis for V/F if it satisfies the following conditions। कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सबसे पहला S is Li, इसका मतलब है दैट इज सेट S is Li, मतलब S के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। दूसरी जो कंडीशंस है, स्पैन ऑफ S इक्वल टू V, मीन्स S के एलिमेंट के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बना के हम V को जनरेट कर सके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और S जनरेट्स V। और इसको एक और तरीका है इसको लिखने का, और every element V of V can be expressible as the linear combination, LC मतलब linear combination of elements of S। तो ये ध्यान रखना, दो बातें हैं। सबसे पहला S बेसिस कब कहलाएगा, Li हो। दूसरा ये इसको स्पैन करे, मतलब इसके, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि S V के लिए एक जनरेटिंग सेट हो, यानी S के लीनियर कॉम्बिनेशन इसे जनरेट कर सकें। या तीसरी बात जो आप क्लियरली समझ रहे हो, तीनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखना। और एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेसिबल एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। ठीक है, ये समझ लिया। वैसे तो मैं एग्जांपल कई सारे देने वाला हूं, अभी जस्ट इसके पहले जो एग्जांपल दिया था उसको एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं, ताकि थोड़ा सा इसके साथ उसको हम अटैच कर सकें। जैसे मैंने बोला कि आपका सपोज जो वेक्टर स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज वो R²/R है, और इसका एक सबसेट मैं S ले रहा हूँ जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, 1,0 और 0,1। अब देखो, सबसे पहले ये Li है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला टू क्लेम S is Li। अब 1,0,0,1 Li है कि नहीं कैसे देखेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे 1,0,0,1। अब इसमें देखो कोई भी सारी की सारी रो आपकी, चाहे जितने आप रो ऑपरेशंस लगा लो, दोनों नॉन जीरो रहेंगे। या डिटर्मिनेंट के हिसाब से भी आप अगर चेक, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट से भी देखोगे, इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा जो कि नॉन जीरो है, तो ये Li बन गया। तो Li वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। दूसरी बात ये वाली, स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V। अब सपोज V का कोई एलिमेंट, मैंने स्मॉल v लिया है, किसका एक एलिमेंट लिया है, और V का कोई एलिमेंट है, सपोज वो एलिमेंट है X एंड Y। तो मेरे को X एंड Y का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, किसके किसके टर्म में, 1 0 एंड 0 1। ये कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर X यहाँ पर Y।
ठीक है, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि V का कोई एलिमेंट ये कॉम्बिनेशन जनरेट कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 को कैसे जनरेट करेंगे, 1 2 कैसे जनरेट हो जाएगा, 1 2 इक्वल टू 1 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 1। सपोज कोई एलिमेंट है 3 एंड 4, ये कैसे जनरेट होगा, 3 इंटू 1 0 प्लस 4 इंटू 0 1 ऐड करोगे यानी कोई भी मैं एलिमेंट लूँ उसको इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पाएंगे। मींस सुटेबल कोफिशिएंट यहाँ के केस में तो आसान है क्योंकि हमने बेसिस लिया है जिसको स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। अभी आगे के केसेस में आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर हमने ले लिया 3,0 तो ये एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट है, तो ये कैसे लिखा जाएगा 3 इंटू 1,0 प्लस 0 इंटू 0,1। सपोज कोई और पॉइंट हम ले लें लाइक कोई भी ले लो आप 1 और -2, इसको कैसे लिखेंगे 1,10 प्लस -2,0,1। तो कहने का मतलब क्या है कि पहला तो ये Li है, दूसरा कि अगर मैं इस वेक्टर स्पेस का, कौन से वेक्टर स्पेस का, इस वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट ले लूं, मतलब चाहे 1 2 ले लूं, चाहे 3 4 ले लूं, चाहे 3 0 यानी एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट ले लूं, चाहे ये ले लूं, चाहे कुछ भी ले लूं, उसको मैं इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगा। मीन्स मैं क्या बोलूंगा कि ये जो सेट है S, मतलब ये जनरेट कर रहा है R² ओवर R को, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं स्पैन ऑफ S इक्वल टू R² ओवर R। ये चीजें फुलफिल हो रही है, यानी पहला भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दूसरा भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो आपका S है वो बेसिस बन गया किसके लिए, R² ओवर R के लिए। अब इसमें कई बातें कहने वाली होती हैं कि जो बेसिस होता है वो यूनिक नहीं होता, बहुत सारे बेसिस और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा कंसर्न समझना है कि बेसिस होता क्या है, और कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले कुछ एक दो इंपॉर्टेंट नोट्स जो इस डेफिनेशन में आपको ऐड करने हैं उसको समझ लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक दो नोट ऐड कर लेते हैं हम। डेफिनेशन आई होप आप नोट्स बना रहे हो के साथ नोट 1। सबसे पहला नोट है कि Li हो रहा है ना, जब S Li हो रहा है इसका मतलब ये LD नहीं होना चाहिए। मींस इसके अंदर आपका जीरो वेक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक रिजल्ट मैंने आपको करवाया था कि अगर इसके अंदर जीरो वेक्टर आएगा तो ये LD हो जाएगा। ठीक है, इस बात को नोट में कैसे लिखेंगे, सबसे पहला द सेट S कैन नॉट कंटेन a zero vector, that is 0 as a vector does not belong to S। ऐसा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो S जो है आपका Li नहीं होगा, S Li नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, S LD हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि S Li रहे, Li होने के लिए इसके अंदर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अभी इसके पहले जो मैंने आपको बोला था कि जो बेसिस होता है वो यूनिक नहीं हो सकता, और बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। मींस दूसरा द सेट S may not be unique, may not be unique, that is, यानी इसका मतलब क्या है, यूनिक नहीं होगा। इस बात का मतलब क्या है कि एक वेक्टर स्पेस में कई सारे बेसिस हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ा था, मैंने आपको क्या दिखाया था कि R² ओवर R का एक बेसिस बताया था मैंने 1,0 और 0,1। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ कि इसका एक और बेसिस हो सकता है, यानी यहाँ पर S सपोज ये है, तो सपोज अगर मैं 2,0 लेके 0,5 ले लूँ तो ये भी एक बेसिस होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि, लेकिन कंडीशन ये है कि सब में नंबर, जैसे इस बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं, 1 2, तो टोटल 2 वेक्टर हैं। इस बेसिस में कितने वेक्टर हैं, इसमें भी 2 वेक्टर हैं। यानी बेसिस अलग सेट भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ जो वेक्टर रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, द S may not be unique, that is a vector space V over F may have, sorry, this is your may have more than one basis, BASES, singular में BASIS, more than one basis, but
नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ईच बेसिस विल बी सेम। यानी सपोज इसके एक बेसिस हो गया, सपोज उसका नाम है S1, एक और बेसिस हो गया उसका नाम है S2, तो इन दोनों के अंदर दो दो वेक्टर ही रहेंगे। एक और अगर सपोज मिल गया दूसरा बेसिस S3, एक और मिल गया S4, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सब में सिमिलरिटी क्या होगी, सबके अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। अगर ये R3 और R लेते तो इसमें 3 होते, तो सबके अंदर 3 3 होते, तो मैं क्या होती, ईच बेसिस विल बी सेम। ठीक है। तीसरी बात, अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि इस वेक्टर स्पेस का एक बेसिस है, अब ये एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, यानी फाइनाइट सेट हो गया। कभी 3 एलिमेंट होंगे तो मैं बोलूंगा, वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो बेसिस में होते हैं उसको हम डायमेंशन कहते हैं, जो हमारा अभी आगे टॉपिक आ रहा है, लेकिन अभी हम बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो इसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, इसके जैसे R3 और R है उसमें भी फाइनाइट रहेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में हमेशा फाइनाइट वेक्टर ही हो। इसका मतलब है कि ऐसे वेक्टर स्पेस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पॉइंट नंबर 3 में जो नोट मैं लिख रहा हूं उसमें इस चीज को ऐड कर लेते हैं। Not every vector space has a finite basis। यानी ऐसे बहुत सारे वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसके बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो। अच्छा, तो आप सोचो, थिंक लिख देता हूं, थिंक एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है आपको थिंकिंग क्रिएचर बनाना, कि एग्जाम्पल देखो, कंसेप्ट देखो और सोचो कि इस पे और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो देखो हमारे जो लेक्चर का एक स्पैन है या जो टाइम है ये लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है लीनियर अलजेब्रा में अगर आप सर्च करना शुरू करोगे तो हजारों किताबें आती हैं, तो आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते कभी भी। तो आपको एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से चीज़ें पढ़नी है और उसके पैटर्न में जो जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो उसके हिसाब से देखो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है आपसे। इसलिए मैंने लिखा है कि थिंक एग्जाम्पल। अब जैसे कोई भी चीज़ है, अब इसके कई सारे बेसिस हो सकते हैं, तो और क्या क्या हो सकता है वो आप सोचो, और क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं वो आप सोचो। फिर कॉपी में जब भी आप नोट्स बनाओ थोड़ी सी स्पेस आप एक्स्ट्रा रखो, ताकि कोई एग्जाम्पल आप सोचते हो तो उसको वहां पे लिख सको, ताकि आपको रिवीजन में थोड़ी सी हेल्प मिले। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ये थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल्स की तरफ। तो इसमें हम शुरू करते हैं बेसिस के कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको पता होता है कि स्पैन ऑफ जो फाई का जो स्पैन होता है वो क्या होता है आपका, 0 वेक्टर। इसका क्या मतलब हो जाएगा, और एक चीज और आपको पता है कि फाई इज Li, मीन्स आपका जो ये 0 वेक्टर वाला वेक्टर स्पेस रहेगा, यानी 0 वेक्टर स्पेस, सपोज इसका नाम मैं 0 वेक्टर स्पेस को थोड़ा डार्क 0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओवर फील्ड कोई भी फील्ड F हो गया, इसका बेसिस क्या हो जाएगा, अ 0 वेक्टर स्पेस दिस हैज द बेसिस फाई। यानी कि ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो 0 है, इसको जनरेट कौन करेगा, फाई। तो ये अजम्पशन है, क्या है, अजम्पशन। मतलब यहाँ पे आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा कि जब उसके अंदर कोई एलिमेंट 0 के अलावा है ही नहीं तो आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अजम्पशन कह सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, दूसरी बात जो है, दूसरा अगर मैं बोलूँ वेक्टर स्पेस जो आपका है VS इज इक्वल टू RN ओवर R। RN ओवर R का मतलब n कंपोनेंट सिस्टम है, इसके अंदर कोई एलिमेंट अगर आपको लिखना है तो किस टाइप से लिखोगे, आप पता है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, जहां पर कोई xi क्या है, रियल नंबर है। तो ये वेक्टर स्पेस है
ये कंपोनेंट एडिशन और एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया है। दूसरी बात, इसका बेसिस क्या होगा? इसका जो बेसिस होगा, बेसिस सेट इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1, 0, 0 n टाइम्स, दूसरा 0, 1, 0 डॉट डॉट, यानी टोटल n कंपोनेंट्स 0, 0, 1, 0, दिस, ये भी टोटल n कंपोनेंट्स है। ध्यान दो, आप 1 की पोजीशन बदलती जा रही है। फिर अगला एलिमेंट क्या आएगा, यानी लास्ट एलिमेंट आएगा 0, 0, डॉट डॉट, लास्ट में 1। इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? सब इसको मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Rn/r। यानी इसका ये मतलब है, अगर मेरे को चाहिए बेसिस इसका, अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं स्टैंडर्ड बेसिस इसको मान लूंगा, ठीक है। अगर मेरे को Rn/r की बात हो रही है, उसके हिसाब से सपोज अगर मैं n = 2 सोचूं, तो मेरे पास जो वेक्टर स्पेस आएगा उस केस में क्या आएगा? R2/r। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा, स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे n के हिसाब से n कंपोनेंट्स थे, तो अगर ये 2 होगा तो दो कंपोनेंट मिलेंगे। कौन कौन से? 1, 0 और 0, 1। तो अब ये क्यों बेसिस फॉर्म करेगा, इसके पहले मैंने डिस्कस कर लिया था। अभी थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। अगर n = 3 लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये R3/r, यानी 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनेगा, x, y, z। यहाँ पर क्या बनेगा? 2 डायमेंशनल, यानी x, y। यहाँ पे क्या बोला था मैंने? कोई भी लाइन अगर पास करेगी यहाँ से तो वो सबस्पेस बनेगी। लाइन कैसे लिखेंगे या लाइन के पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, वो चीज़ें आपको बेसिक ज्योमेट्री में भी पता होंगी, वहाँ पे एग्जाम्पल में भी हमने किया था। अब इसमें जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा इसका, ये क्या होगा? ये होगा 1, 0, 0। ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड बेसिस में लिख रहा हूं, और भी बहुत सारे बेसिस पॉसिबल हैं इसके। और कैसे चेक करते हैं वो आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। मैट्रिक्स से उसको आप चेक कर सकते हैं, कौन कौन सा बेसिस फॉर्म करेगा और कौन कौन सा बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये चीज हो गई। अब यहाँ पर जैसे प्लेन का इक्वेशन आपको पता होगा, कोई भी प्लेन होगा अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो सबस्पेस फॉर्म करेगा। एनी प्लेन, वैसे तो ऑलरेडी ये चीज सबस्पेस में मैंने समझाई है आपको, लेकिन मैं फिर से भी यहाँ पे लिख देता हूँ। एनी प्लेन इन R3/r, R3/r का मतलब 3 डायमेंशन और R2/r का मतलब बेसिकली 2 डायमेंशन। एनी प्लेन इन R3/r पासिंग थ्रू origin will be subspace। सबसेट तो होगा ही, सबस्पेस बन जाएगा, ठीक है। ये R3 के लिए है। सपोज अगर मैं R4 के लिए बोलूं, आप लिखते जाना साथ के साथ। यहाँ पे मैं R4 लिख देता हूँ। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया। अगर वेक्टर स्पेस R4/r है तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा, स्टैंडर्ड, S का मतलब स्टैंडर्ड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, फिर ये हो जाएगा 0, 0, 1, 0, फिर हो जाएगा 0, 0, 0, 1। आप ध्यान रखना, इसको जब आप मैट्रिक्स में लिखोगे तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा 4x4 का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जिसे कहते हो, ये वाला। फिर इस 1, 2, 3, 4, दिस 1 आपका यहाँ पर है, दिस। आई होप क्लियर है। ये I4 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे इसके बेसिक एग्जांपल हो गए। जरा और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान रखना, बेसिस वगैरह क्या है कि आपने एग्जांपल्स और रिजल्ट सही से समझ लिए तो ये टॉपिक थोड़ा आसान टॉपिक्स में आता है।
डिपेंड करता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है तो आपको थोड़ा कमांड बेसिक का सही से रहेगा तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाओगे। चाहे कोई एमसीक्यू कहीं मिल जाए, चाहे कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहीं मिल जाए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप बहुत आराम से क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आई होप फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें हम ले लेते हैं सपोज MNN या MN भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 2 और R की बात करता हूँ, M2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ध्यान रखना है ये फील्ड चेंज होता रहता है तो उसके हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो ये हो गया आपका वेक्टर स्पेस। इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा STAND, स्टैंडर्ड बेसिस जो होगा इसका क्या हो जाएगा 1,0,0 और सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर ये हो जाएगा आपका 0 0 0 1। ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा, क्योंकि अब ये LI होगा या नहीं होगा ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। और इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट किस टाइप का हो सकता है, X Y W Z। तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना कितना आसान है, कैसे, X Y W Z। X का मतलब 1 0 0 0 प्लस 0 1 0 0 प्लस 0 0 1 0 प्लस 0। अब कहोगे कि सर यहाँ पे तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। अब मैं इसलिए यहाँ पे ये आसान कैलकुलेशन कहूँगा क्योंकि कंसेप्ट समझने के लिए हमेशा आप ऐसे कैलकुलेशन या ऐसे एग्जाम्पल्स रखो जिसमें आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। नहीं तो अगर कंसेप्ट में ही मैं आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करवा दूंगा तो फिर आप कंसेप्ट में लैग कर जाओगे। स्टार्टिंग में आप कंसेप्ट बिल्डअप पे फोकस करो कि अगर एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया तो फिर आप कैलकुलेशन का मतलब क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, वो आप करते चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल छोटे इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ सके। अब दूसरी बात, अगर ये डिफरेंट वेक्टर्स हो जाएंगे तो यहाँ पर चीजें ये एक्स वाई जेड जो हमने डायरेक्ट कर दी ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपके एग्जाम में जनरली नहीं आता है, आपके एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लेवल पे जरा सा आप इस पे ध्यान दो। ठीक है, अब एक चीज और मैंने बताई थी, अभी मैंने बात करी थी, थोड़ा सा मैं साथ के साथ जोड़ते चल रहा हूं। मैंने बात करी थी R4 ओवर R। R4 ओवर R का मतलब बेसिस में 4 वेक्टर। अगर आप सिविल ध्यान रखोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो इसमें 4 वेक्टर हैं, इसमें भी 4 वेक्टर हैं, और उसके जो बेसिस हमने स्टैंडर्ड बेसिस लिखे थे R4 R के, मैंने कैसे लिखा था 1 0 0 0 यानी पहली पोजीशन, 0 1 0 0 दूसरी पोजीशन, फिर यहाँ पे आ गया 0 0 1 0 तीसरी पोजीशन, फिर यहाँ पर इसके लिए क्या आ गया आपका 0 0 0 1। आप देखोगे कि कितना सिमिलर पैटर्न पे ये चल रहा है। तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसमें हम आइसोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। उसमें आप देखोगे कि M22 ओवर R और R4 ओवर R एज अ वेक्टर स्पेस अगर फील्ड सेम है तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, यानी मैं इसको बोलूं चाहे इसको बोलूं, एज फार एज आइसोमॉर्फिज्म इज कंसर्न तो ये दोनों सेम वेक्टर स्पेस काउंट किए जाएंगे। सेम का मतलब कि एक टाइप के हैं, और सेम का मतलब ऐसा नहीं कि एलिमेंट के स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन इनका पैटर्न, बेसिस, डायमेंशन, ये सारी चीजें सेम होंगी। तो ये आइसोमॉर्फिज्म जो है, आइसोमॉर्फिज्म ये हम आगे टॉपिक में करेंगे, लेकिन यहां से आप थोड़ा सा उसका बिल्डअप धीरे धीरे बनाना शुरू कर दो कि उसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये M22 ओवर R है। सपोज अगर इसको मैं जनरलाइज कर दूं, इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं कि इसका मतलब क्या है, MNN ओवर R, ये सपोज आपका एक वेक्टर स्पेस है। सपोज ये चौथा एग्जांपल है। तो अगर मैं n इक्वल टू 2 करूं तो इसका मतलब है M22 ओवर R एक वेक्टर स्पेस बना है जिसका वेक्टर स्पेस जिसका स्टैंडर्ड बेसिस, शॉर्ट में लिख रहा हूं SB, जिसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो जाएगा वहां पे ऑलरेडी लिख दिया है मैंने, अब आप इसको फिर से मत लिखना, 0 1 0 0। एक चीज और ध्यान रखना, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड प्रैक्टिस। आप अगर केवल देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे तो फायदा थोड़ा सा कम होगा, ऑल्दो होगा लेकिन कम हो जाएगा। 0 0 0 1।
अगर मैं n इज इक्वल टू 3 ले लूँ, n इज इक्वल टू 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 3/3 का बनेगा, यानी आपका जो वेक्टर स्पेस बनेगा M33 ओवर R बनेगा। तो उसका जो स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 0 0 0 0, यानी 1 एक बार यहाँ पे आएगा, अगली 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 बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, टोटल कितने आ जाएंगे, 9 टाइम्स आएगा। तो मैं लास्ट वाला बस लिख देता हूँ। तो ध्यान रखना, जब n3 होगा तो M33 और R बन गया, तो इसके बेसिस में कितने वेक्टर आपको दिख रहे हैं, 9 वेक्टर। फिर इसके बेसिस में कितने वेक्टर दिख रहे हैं आपको, 4 वेक्टर। फिर 4/4 करेंगे, उसके स्टैंडर्ड बेसिस में कितने वेक्टर मिलेंगे, 16 वेक्टर एंड सो ऑन। जब हम डायमेंशन पे आएंगे तो इसके बेसिस में जो आपके नंबर ऑफ वेक्टर्स रहेंगे वही आपका डायमेंशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन कभी कभी आप क्वेश्चन देखोगे जब डायमेंशन निकालते हैं तो इसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं। जैसे इसकी डायमेंशन तो चलो 4 एलिमेंट है, इसके बेसिस में तो 4 हो गई, लेकिन वो कंडीशन लगा देते हैं कि जब इसके ऐसे मैट्रिसेस इसके अंदर के जिसका ट्रेस 0 हो, या जो अपर ट्रायंगुलर हो, या जो लोअर ट्रायंगुलर हो, या जो डायगोनल हो एंड सो ऑन, तब ये 4 नहीं होगा, तब वो 4 से कम हो जाएगा। यानी तब मैं डायमेंशन एक वेक्टर स्पेस की नहीं निकाल रहा हूं, मैं डायमेंशन एक वेक्टर सब स्पेस की निकाल रहा हूं। तब वो, और एक थ्योरम है कि सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से कम होती है, इस वजह से वो कम हो जाएंगे। बहरहाल ये चीज आगे है तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लेवल पे आपको थोड़ा सा ये एग्जांपल समझना है। एक पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जो वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, साथ के साथ उसको भी समझते चलें। तो उसमें आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 में आपका अगर वेक्टर स्पेस मैं बोलूं Pn ओवर F है, इसको ये क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया है, फील्ड है, जनरली रियल नंबर कंसिडर करते हैं, ऑल्दो रैशनल वगैरह भी हो सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए रियल नंबर, जब तक हम कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। तो Pn ओवर F है, तो इसमें ये इसको क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री एट मोस्ट n। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, P2F। सुविधा के लिए मैं रियल नंबर कंसिडर कर ले रहा हूं। तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा SB क्या हो जाएगा, 1x और x²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो चीजें हैं कि ये सेट जो SB है ये Li है, दूसरी बात इसके अंदर का कोई एलिमेंट होगा उसको कैसे जनरेट किया जा सकता है, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से। यानी इसके लिए ये एक जनरेटिंग सेट भी है और ये ऑलरेडी Li भी है, जो Li के एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये इसका एक स्टैंडर्ड बेसिस है। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो डायमेंशन 3। आ रहा हूं मैं डायमेंशन पे। डायमेंशन का अगर आपने बेसिस कर लिया तो डायमेंशन का मतलब जब जस्ट इसके अंदर कितने वेक्टर्स है, मैं फटाफट अभी काउंट करके लिख दूंगा सारा। और जैसे एक एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, इसके अंदर सपोज बहुत, इसके अंदर क्या है पता है, इसके अंदर कौन सारे रियल नंबर हैं, इसके अंदर सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं। ये बार बार मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हैं। इसके अंदर आप बोलो क्यूबिक है कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं है, क्योंकि डिग्री एटमोस्ट n है ना, अगर 2 कर दी तो डिग्री एटमोस्ट 2 तक है, यानी सेकंड डिग्री तक। तो इसमें क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 पावर के, 5 पावर के, 3rd पावर के, ये सब नहीं है। सपोज इसके अंदर का कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने, उसका नाम है 2x² + 5। ये तीनों कैसे जनरेट करेंगे, तो यानी 1 कांस्टेंट टर्म 5 है तो यहाँ पर 5,
x वाला टर्म है ही नहीं तो यहाँ पर 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2। ये देखो इन तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको जनरेट कर लिया। इसके अंदर सपोज मैंने बोला रियल नंबर भी है तो सपोज 7 को ये तीनों कैसे जनरेट करेंगे, यानी यहाँ पर 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल सपोज 2x + 3 है तो कैसे जनरेट होगा, 1x x स्क्वायर, तो ये x की जगह पर यहाँ पर आपका 2, कांस्टेंट में 3 है और x स्क्वायर तो है ही नहीं तो यहाँ पर 0। तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आप बोलोगे कि सर ये इतना इजी क्यों लग रहा है? इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं केवल स्टैंडर्ड बेसिस के एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं और बेसिस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल बनाऊंगा तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपका जो एग्जाम का नेचर है आपको मैंने ऑलरेडी बताया, वो कंसेप्चुअल बातें आपसे ज़्यादा पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछता है। तो आप सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डअप पे फोकस करो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और शीट्स और असाइनमेंट दूंगा जिस पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस किया गया, ठीक है।